वापस से आपका स्वागत है हमारे क्लास 11th नहीं, क्लास 12th की बायोलॉजी में। क्लास 11th की तो बायोलॉजी खत्म हो चुकी है, अब आती है क्लास 12th की बायोलॉजी, जो कि कंपैरेटिवली क्लास 11th की बायोलॉजी से थोड़ी सी आसान है, क्योंकि इसके ज़्यादातर चैप्टर हम बच्चों ने पहले कहीं कहीं छोटी क्लासेस की बायोलॉजी में पढ़ रखे होते हैं, जैसे 8th 9th में और 10th में भी। बट उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन इस बार देखने वाले हैं। और इस बार एनसीईआरटी में इसमें जो इसका फर्स्ट चैप्टर था क्लास 12th का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वो तो हटा दिया है पूरा का पूरा। तो जो उसका फर्स्ट चैप्टर था वो तो अब रहा नहीं। तो अब इसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली हम किसकी बातें करेंगे? हम बात करेंगे स्टिग्मा की, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टिग्मा एंड एंथर, विच इज मेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? ये मेल है। ये क्या है? ये फीमेल है। ये फीमेल है। फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन की हम बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू ही कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंथर की तरह। एंथर का डायग्राम देखते हैं। एंथर का डायग्राम देखते हैं। हाँ, ये 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 छोटा सा बीज और उसके नीचे एक डंडा, बस। इसमें से ये पोर्शन क्या है? ये है हमारा एंथर। और ये जो डंडा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डंडा है, ये स्टिक सी आ रही है, इसे कहते हैं इसका फिलामेंट। क्या कहते हैं इसका? फिलामेंट। एंड मेल सेक्स ऑर्गन को जो नाम दिया जाता है, वो नाम होता है स्टेमन। वो नाम होता है स्टेमन। और फीमेल वाले को कहते हैं स्टिग्मा, जैसे यहाँ पर भी है। स्टिग्मा इज फॉर फीमेल, स्टेमन इज फॉर मेल। तो स्टेमन इसे बोल दिया। अच्छा, अब इसके जरा बारे में बात करें। इसमें आपको लोब दिख रहे होंगे, है ना? ये देखो, एक डिवाइड करा हुआ है पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का। ये तो ये क्या करता है? ये एक पोर्शन बना देता है और ये दूसरा पोर्शन। ये एक लोब, ये दूसरा लोब। तो सर जी, यहाँ से क्या पॉइंट मिला हमें? एंथर में, एंथर में ऐसे ऐसे दो लोब्स होते हैं। लोब, लोब वन और लोब टू। लोब वन, लोब टू। अच्छा, अब इन दोनों लोब से ही दो अलग अलग थीकाज निकलते हैं। थीका, यहाँ थीका, यहाँ थीका। सेम इसमें भी थीका, और उधर भी थीका। तो यह है थीका वन, थीका टू, थीका थ्री, थीका फोर। जरा इस वाले थीका को भी ऐसे ही लिख देते हैं, थीका वन। तो थीका वन, थीका टू, थीका थ्री, थीका फोर। और अब ये हर एक थीका अल्टीमेटली क्या करता है? यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी माइक्रोस्पोर मतलब मेल सेक्स गैमीट जो है फ्लावर्स में, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। जो क्या बनाता है? पोलन ग्रेन्स, जो कि मेल गैमिट्स होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ भी बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा और इससे भी बनेगा। इन चारों से ही बनेगा। तो एंथर को यहाँ एक नाम दिया जाता है स्पेशल। एंथर इज नोन एज बाइलोब्ड, यानी इसके दो लोब है ना। और हर एक लोब में क्या है? दो थीका है। तो बाइलोब्ड और डाइथीकस, यानी दो लोब और डाइथीका हैं, और हर एक लोब में दो थीकास हैं, है ना। बाइलोब डाइथीकस एंथर, बाइलोब्ड डाइथीकस एंथर, ये इसे कहते हैं एंथर को, बाइलोब्ड डाइथीकस एंथर। अच्छा, अब इस एंथर की ये जो है, इसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है। जरा उन प्रोटेक्टिव लेयरिंग की इधर बातें कर लेते हैं ना। वो प्रोटेक्टिव लेयर की इधर बातें करते हैं और फिर इससे जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फोर प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, फोर लेयर प्रोटेक्शन है, फोर लेयर प्रोटेक्शन है, फोर लेयर की इसके अंदर प्रोटेक्शन है। तो पहली लेयर कौन सी है ना? वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सबसे बाहर वाली, एंडोडर्मिस। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। मिडल लेयर, मिडल लेयर, मिडल लेयर। अच्छा, अब सबसे पहले जरा इस चेमन में अगर चार लेयर्स हैं, इस चेमन में अगर चार लेयर है, शायद एंडो नहीं एपिडर्मिस होना चाहिए, इस में याद आ रहा, वहाँ गलती हुई है, तो यहाँ चेंज करते हैं। यहाँ एंडोडर्मिस नहीं, यहाँ पर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। हाँ, तो चलो, तो यहाँ पर जो मेरे को पॉइंट हो जाएगा वो अब क्लियर करते हैं। ये जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर है, ये तीनों ही प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ये है प्रोटेक्टिव लेयर्स इसकी। अच्छा, अब
प्रोटेक्टिव लेयर। और जो चौथी बच जाती है वो है टेपेटम। टेपेटम ये क्या करती है, ये ये न्यूट्रिएंट्स देती है इसे। ये क्या करती है, ये न्यूट्रिएंट देती है, पोलन को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है टेपेटम। एपिडर्मिस बाहर है, एंडोथीलियम उसके पीछे, मिडल लेयर उसके पीछे, टेपेटम सबसे पीछे, जिसमें से एपी एंड और मिडल जो है वो कर रही है इसे प्रोटेक्ट करने का काम, और टेपेटम कर रही है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम। ये यहाँ पर आपको एंथर के बारे में पता चल गया। इसमें और आप जो को याद रखना है वो इसका दूसरा नाम जो है बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर। ये आपको याद रखना है कैसे होता है लोब का फॉर्मेशन, और थीका का वो भी आपको बता दिया, डायग्राम भी आपको बता दिया। अब हमें देखना है कि फॉर्मेशन कैसे होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन कैसे बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो शुरुआत किससे होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम से ही होगी। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाके क्या बनेगा, पोरोजीनस टिश्यू। आगे जाके क्या बना, पोरोजीनस टिश्यू, पोरोजीनस टिश्यू, पोरोजीनस टिश्यू ये बना। अच्छा, पोरोजीनस टिश्यू आगे जाकर क्या बना, पोरोजीनस टिश्यू से आगे जाकर बने, पोरोजीनस टिश्यू से आगे जाकर बने माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता था, हमने जब वो पढ़ा था प्लांट किंगडम में बताया था, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता था, मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता था, ये तो पता चल गया होगा, इसके अंदर होता था मियोसिस, इसके अंदर मियोसिस होगा। और मियोसिस के बाद यहाँ क्या बनेगा, मियोसिस के बाद इसमें बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोरेंजियम से स्पोरोजीनस टिश्यू बना, स्पोरोजीनस टिश्यू से बना माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फिर बना माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब ये चार है। माइक्रोस्पोर टेट्राड का एक रफ डायग्राम अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है। ये देखो, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का है। तो इसमें यहाँ देखो, यहाँ एक टेट्राड या दो या तीन या चार माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड मतलब चार। तो चार जगह से अब क्या निकलेंगे एट दी एंड, अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स जो है वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड होंगे। क्या बनेंगे इसके बाद, इसके बाद यहाँ बनेंगे पोलन ग्रेन, यहाँ बनेंगे पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं हमारा, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, यहाँ इसे कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। ये हमारा मेल गैमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है कि पोलन ग्रेन जो होती है कुछ स्पीशीज की, वो एलर्जिक होती हैं, वो एलर्जिक होती हैं, वो एलर्जिक होती हैं, एंड कैन कॉज ब्रोंकियल एफेक्शन, एंड कैन कॉज, एंड कैन कॉज ब्रोंकियल एफेक्शन, ब्रोंकियल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन भी कह सकते हो, ब्रोंकियल इन्फेक्शन कॉज करती है। अब कुछ पोलन एलर्जीज जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो है पार्थिनोजेनेसिस, नहीं पार्थिनोजेनेसिस नहीं, पार्थिनोजेनेसिस पता नहीं क्या है, पार्थिनियम पता नहीं, हाँ शायद पार्थिनियम है, पार्थिनोजेनेसिस वाला है। पार्थिनियम एंड कैरेट ग्रास, ये दो दे रखी है हमको एनसीईआरटी में पोलन एलर्जीज जो होती हैं आमतौर पर पोलन्स की वजह से, कैरेट ग्रास, बस पार्थिनियम एंड कैरेट ग्रास। अच्छा, इसका प्रिजर्वेशन कैसे होता है, कैप्ट इन लिक्विड नाइट्रोजन। ये पोलन को अगर हमें प्रिजर्व करना है तो हमको क्या करना है, इसे इसे कैप्ट करके रख दो लिक्विड नाइट्रोजन में N2। क्या होता है टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है इससे, टू प्रिवेंट इट्स नरिशमेंट, टू प्रिवेंट इट्स नरिशमेंट। इसके अंदर का नरिशमेंट खत्म नहीं होता, नरिश, ये इसके अंदर का नरिशमेंट नहीं खत्म होता उससे, इसके अंदर का नरिशमेंट नहीं खत्म होता। अगर हम इसे प्रिजर्व कर दे कि हमें बहुत टाइम तक जो है पोलन ग्रेन से कोई अटैच नहीं चाहिए, तो नरिशमेंट उसका चलता रहता है, उसका नरिशमेंट चलता रहता है, और नरिशमेंट होता है, और इससे क्या करते हैं फिर, हेल्प इन फूड, हेल्प इन फूड मेकिंग, हेल्प इन सिरप्स, सिरप्स लिख देते हैं, हेल्प इन सिरप फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर ये लिख देता हूँ, चलो फॉर्मेशन, कंफ्यूजन नहीं होनी, फॉर्मेशन यहाँ ऐसे लिख दिया, हेल्प इन सिरप फॉर्मेशन, यहाँ सिरप को जो है अंडरलाइन कर देते हैं। ये आपको एक बताना है, लिक्विड नाइट्रोजन को भी अंडरलाइन, इसका टेम्परेचर याद रखना बहुत जरूरी है, क्या होता है इससे नरिशमेंट को हम बचाते हैं। अच्छा, वायबिलिटी मतलब कितने टाइम तक ये जो पोलन ग्रेन है ये जिंदा है, तो कितने टाइम तक पोलन ग्रेन जिंदा है, अगर ये कुछ मिनट्स में ही मर गया, और मिनट्स ना, मिनट्स, तो ये मिनट्स किस में दिखते हैं, राइस में, व्हीट में, राइस और व्हीट में मिनट्स तक ही ये जो है ये रहता है। अच्छा, अब इसमें पूछोगे सर ये मिनट्स भी कितने हैं, तो 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। अच्छा, अब किसी में ये मंथ्स तक भी रहता है, ये मंथ्स तक भी रहता है, ये मंथ्स कहाँ पर आएंगे अब, ये मंथ्स, मिनट्स, कुछ में तो मिनट्स तक ही रहता है बस, और कुछ में मंथ्स तक रहता है, तो मंथ्स में एक हमारे पास आती है सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, ये जैसे आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये आपको पढ़ाया जाता है 11th में, बट वो कट हो गया था। और रोजेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली, रोजेसी और सोलेनेसी फैमिली में ये सब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में गिवन है पोलन और ग्रेन के बारे में। एलर्जिक रिएक्शन और कैन कॉज ब्रोंकियल एफिक्शन, एलर्जिक होते हैं, क्या करते हैं, ब्रोंकियल एफिक्शन करते हैं। दो जो पोलन कॉमन एलर्जीज के नाम है पार्थीनियम और कैरेट ग्रासिस, और ये राइस और व्हीट में 30 मिनट्स तक जिंदा रहते हैं, और मंथ्स तक रहते हैं सोलेनेसी में और रोजेसी में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगली चीज, पोलन ग्रेन के बारे में कुछ और, पोलन ग्रेन में लेयर्स होती हैं और पोलन ग्रेन में सेल्स होते हैं, ये मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। पोलन ग्रेन में सबसे पहले जरा इसके अंदर वाली लेयर की बात करें, तो इसके अंदर वाली लेयर बनी होती है सेल्यूलोज एंड काइटिन की, सेल्यूलोज एंड काइटिन की, ये दोनों ही ग्लूकोज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सेल्यूलोज और काइटिन दोनों की बनी होती है, और वो कैसी होती है, थिन होती है एंड कॉन्टिन्यूअस होती है, कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार चलती है, पूरे सर्कल को घूमती है। अगर पोलन ग्रेन ये है तो यहाँ पूरे पे ही ये इनर लेयर लगी होगी, आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब जरा इसकी आउटर लेयर की बात करते हैं, मैं तो कैमरा से हट चुका हूँ बट आपकी नजरें तो जो है यहाँ मेरी उंगली की तरफ होनी चाहिए, है ना। तो आउटर लेयर क्या है, एक्साइन, नाम याद रखना, एक्साइन, एक्साइन में जो होता है पिगमेंट स्पोरोपोलेनिन, 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 याद रखो वह नाम, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। तो ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ये रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये आउटवर्ड स्ट्रेसेस को रोकता है बाहरी। अच्छा, एक इसमें एरिया होता है जर्म पोर, एक इसमें एरिया होता है जर्म पोर, ये जर्म पोर कहाँ बनता है, एरिया वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, एरिया वेयर स्पोरोपोलेनिन, ये वो एरिया है जहां पर स्पोरोपोलेनिन जो है वो तो एब्सेंट है, स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, स्पोरोपोलेनिन वहां एब्सेंट है, ये उस जगह पर मिलता है, क्या है, जर्म पोर, स्पोरोपोलेनिन पता चल गया, जर्म पोर पता चल गया, ये था इसका लेयर वाला स्ट्रक्चर। अब आता है वहां, है ना, वेजिटेटिव और जेनरेटिव, वेजिटेटिव सेल, ये क्या है, कलर चेंज करते हैं देखना, ये क्या है, ये लार्ज है, इसके पास क्या है, फूड की अबंडेंसी है, फूड बहुत अच्छे मात्रा में है, और वेजिटेटिव है ना, फूड अबंडेंट, और इसका जो है लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, लार्ज इरेगुलर, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस इसमें होता है, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस इसमें होता है। वेजिटेटिव सेल लार्ज है, सेल भी लार्ज है, फूड अबंडेंट भी है, और लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस भी उसमें प्रेजेंट होता है, ये इसके अंदर होता है, लेयर के अंदर सेल्स होते हैं, लेयर के अंदर सेल्स होते हैं। अब वहां जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल के बारे में लिखते हैं, तो जेनरेटिव सेल की क्या खासियत है, ये पहले तो स्मॉलर होता है, ये स्मॉलर होता है, और फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये जो वेजिटेटिव सेल होता है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में ये जेनरेटिव सेल होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 60%, सॉरी वहाँ थोड़ा सा और,
60% टू सेल्ड ही होते हैं सारे प्लांट्स, सारे पोलन ग्रेन्स टू सेल्ड, मतलब जिनमें वेजिटेटिव और जनरेटिव। बट 40% प्लांट्स ऐसे निकलते हैं, ये 40% प्लांट्स ऐसे निकलते हैं, हाँ यहाँ लिख देते हैं, 40% प्लांट्स ऐसे निकलते हैं जिनमें जो जेनरेटिव सेल होता है अपने आप को डिवाइड कर लेता है दो में और बना देता है एक थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर। थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर 60% तो टू सेल्ड ही होते हैं, 40% थ्री सेल्ड भी हो जाते हैं। ये पोलन ग्रेन के बारे में था, मतलब ये था माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। अच्छा अब बात करते हैं फीमेल स्पोरेंजियम, फीमेल के बारे में है ना, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी थैलेमस से अटैच होती है बेस ऑफ प्लांट पे और ऐसे ऊपर जाता है स्टाइल और ऊपर यहाँ होते हैं स्टिग्मा, क्या होते हैं स्टिग्मा। आर डिसिकेटेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल, ये तो आपको बता दिया। अगला क्या है, मल्टी कार्पलरी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट है, देखो कार्पल्स देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये है मल्टी कार्पलरी, है ना, सिम कार्पस पिस्टिल ऑफ पेपर। अगला क्या है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, यहाँ पर कार्पस देखो एक दूसरे से अलग अलग है, ये अलग अलग है, तो ये होता है एपोकार्पस, जहाँ कार्पस में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, और जहाँ कार्पस में हम डिफ्रेंसिएशन ही नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, वो होते हैं सिन कार्पस जो लिखा है। सिन कार्पस में होते हैं जहाँ हम कार्पस में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, जहाँ कार्पस में डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं वो है एपोकार्पस और गाइनोसियम ऑफ ये माइकीलिया। और अगला क्या है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, ये है ओव्यूल, ये ओवरी का ये है। तो यहाँ क्या है, हाइलम है, फ्यूनिकल है, माइक्रोपाइलर एंड है, आपको याद रखना है, एम्ब्रियोसेक याद रखना है, चलाजल पोल याद रखना है और न्यूक्लियस याद रखना है। अच्छा ये जो अंदर वाला ये है इनर इंटेग्यूमेंट, और ये जो बाहर वाला है यानी लेयरिंग है इसे कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, माइक्रोपाइल की तरह जो पोल होगा उसे कहेंगे माइक्रोपाइलर पोल, और जो चलाजल की तरफ होगा उसे कहेंगे चलाजल पोल। फ्यूनिकल क्या है, ओपनिंग है। हाइलम क्या है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ से जो पोलन्स आए वो इससे टकराकर डायरेक्ट यहाँ नीचे की तरफ आए, ये इंश्योर करता है। ये आपको मैंने ये वाला डायग्राम तो समझा दिया। अच्छा अभी डायग्राम कौन सा है, ये रहा हमारा, है ना, ये है हमारा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में वो हुआ मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद इसमें भी क्या बना, मेगास्पोर टेट्राड बना। अब इन चार में से तीन तो खत्म हो जाते हैं बट एक बच जाता है, लेट्स सपोज ये एक बच गया, ये बड़े वाला। अब ये बड़े वाला एक यहाँ आ गया, इसे मैंने ऐसे बड़ा कर दिया। अब इस बड़े में जो दो न्यूक्लियस है वो अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, उन्होंने अपना डिवाइड करा और डिवाइड करा, चार और यहाँ चार। अब इन चार में से ये तीन तो यहाँ ऊपर आ गए, यहाँ में से ये तीन तो ये यहाँ नीचे आ गए, ये बचे हुए दो ये बचे हुए दो ये बचे हुए दो यहाँ बीच में आ गए, समझ गए, ये तीन ऊपर ये तीन नीचे। अच्छा अब जरा मार्किंग के साथ, ये जो तीन ऊपर बने इन्होंने क्या बनाया, सिनर्जिड्स। ये जो तीन नीचे से अलग हुए इन्हें क्या बनाया, एंटीपोडल। और जो दो अलग से रह गए थे ये वाले, ये जो दो रह गए थे इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाए टू पोलर न्यूक्लियाई, ये आपको याद रखना है। तो जो सिनर्जिड्स है वो कहाँ बने हमारे, सिनर्जिड्स बने हमारे माइक्रोपाइलर एंड पर बने सिनर्जिड्स। ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन आता है नीट में, सिनर्जिड्स की फॉर्मेशन चलाजल एंड पर होती है माइक्रोपाइलर एंड पे, तो याद रखना है माइक्रोपाइलर एंड पर सिनर्जिड्स होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड ये है माइक्रोपाइलर एंड। और जो चलाजल एंड होता है वहां पर होते हैं एंटीपोडल्स, यानी क्या आएगा, चलाजल। ये आपको याद रखना है, इसके बाद भूलना नहीं है, चलाजल पे एंटीपोडल, बीच में पोलर न्यूक्लियर और फिर सिनर्जिड्स। आगे क्या है, अच्छा इसी से रिलेटेड मैं आगे जो है डबल फर्टिलाइजेशन बताऊंगा ना, फिर एटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी। चलो ये और पोर्शन कवर करते हैं और फिर आज का लेक्चर बंद करते हैं, नेक्स्ट टाइम पॉलिनेशन से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ तीनों बताते हैं। ऑटोगैमी मतलब खुद ही खुद का सारा काम कर दिया, ये देखो, ये फ्लावर, ये नीचे, ये यहाँ, ये एक और, ये यहाँ, ये एक और, यही सेम में फीमेल भी है, फीमेल है, फीमेल है, और इसी में मेल भी है, मेल भी है, मेल भी है। सेम फ्लावर में मेल फीमेल दोनों हैं और पूरे प्लांट में ये दिख रहा है, तो उसमें क्या है, ऑटोगैमी। अच्छा अब आते हैं जरा जिटोनोगैमी। सेम फ्लावर पे है ये, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इन अ प्लांट व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगैमी। अच्छा अब बात करते हैं जिटोनोगैमी की। ये देखो यहाँ पर ये ऐसे जुड़ा, ये यहाँ पर ये ऐसे, ये यहाँ पर ये ऐसे। अब यहाँ पर जो फीमेल है वो अलग है, जो मेल है वो अलग फ्लावर पर है, बट प्लांट सेम है।
In Geitonogamy, the plant is same but the flower having the female and male gametes are separated from each other. तो उसे कहते हैं जीटोनोगैमी, जिसमें फ्लावर तो अलग अलग है बट प्लांट सब्सिक्वेंटली सेम है। इसमें प्लांट भी सेम, फ्लावर भी सेम। अब जीनोगैमी, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, इसमें तो अलग अलग ही होंगे, है ना। तो ये लो एक फ्लावर, ये एक फ्लावर, और यहाँ पर ये दूसरा फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर। अब इन दोनों में से एक में तो फीमेल्स हैं अलग, और एक में तो क्या है, एक में मेल्स हैं, एक में मेल्स हैं। तो जो ये वाला होता है ऑटोगैमी, उसमें तो कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए कि हाँ वो पोलन ग्रेन्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाए। ऑटोगैमी में तो नहीं चाहिए, बट क्या जिटोनोगैमी में चाहिए? जिटोनोगैमी में तो चाहिए। इंसेक्ट्स काम कर देते हैं ये, कि फ्लावर या मेल मेल के पास आ गए, मधुमक्खी बैठी मेल के पास पोलन ग्रेन लिया, फीमेल के पास जाकर बैठ गए, एकदम वहां जाकर छोड़ दिया। तो इसमें तो ये छोटे मोटे पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स वगैरह या विंड वगैरह से भी काम चल जाता है। जीनोगैमी में बड़े पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे वाटर, वाटर इंसेक्ट्स भी लग सकते हैं, वाटर भी हो सकते हैं, विंड भी हो सकती है, बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। तो जीनोगैमी और जिटोनोगैमी में तो पोलन्स, पोलिनेशन लगता है, और ऑटोगैमी में नहीं लगता। ऑटोगैमी डिड नॉट रिक्वायर एनी पॉलिनेटिंग एजेंट और पॉलिनेशन प्रोसेस। जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी नीड्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक एयर, वाटर, विंड, डस्ट और इंसेक्ट्स या एनिमल्स, कुछ भी हो सकते हैं। ह्यूमंस भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स बन सकते हैं, उनके फैब्रिक पर पोलन ग्रेन्स चिपक जाए तो। हमने ये तो पढ़ लिया टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर विद हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट ऑन देयर फ्लावर्स। अब रह गया हमारा इसके बाद पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज जो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।